Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, everyone who is not there. Mita is not there. Satvik has also not. Satvik is there. Yes, sir. Satvik is there, I said. Kushag, Satvik. Aryan is also there. Vijay is there. Harpreet is there. Arjun. Arjun is not there. So, sir, revise the last topic. सर यस सर, लेकिन सर जो पिछला वाला चैप्टर था सर, उसके क्वेश्चंस किए सर, डाउट बहुत सारे। हाउ विल यू गो बाय इट? मतलब आप मुझे भेजोगे या कैसे करें? सर मैं बोल दूंगा मतलब डाउट, और अभी आप बता दो। एनसीईआरटी से है, किससे है? सर एनसीईआरटी से ही है। एनसीईआरटी से है। यस सर। मुझे 1 मिनट दो, मैं एनसीईआरटी निकाल लेता हूँ, मेरे पास है इसमें। ओके सर, ओके। फोन में एक बार खोलने दो मुझे। जी बोलिए, क्वेश्चन नंबर। सर 2.32। So that the circumference, this one। यस सर। जी, और सर 2.34 भी है सर, और 2.39 में मुझे बस एक चीज पूछनी है। पूरा क्वेश्चन तो आता है, लेकिन एक चीज पूछनी है बस। जी सर हाँ सर, इतने ही। show that the circumference of Bohr's orbit for hydrogen is an integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit। तो देखिए सर, इसके लिए we have as per Bohr's postulate, एंगुलर मोमेंटम कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो सर? mvr is equal to nh by 2 pi। यस सर। ये एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट आपने पढ़ा है ना सर? यस सर। अब अगर मैं यहाँ पर सर इक्वेशन को रीअरेंज करूँ, 2 पाई आर किसके इक्वल हो जाएगा? सर एच अपॉन एम बी। NH by MV। यस व्हाट सर। इज H by MV इक्वल टू? सर वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यस सर। तो यही तो पूछा है इसमें क्वेश्चन में। circumference of a orbit is integral multiple of de Broglie wavelength। पर सरकमफेरेंस पूछा तो आपने एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ये 2 पाई आर क्या होगा? सरकमफेरेंस ठीक है सर। समझ गए? यस सर। जी 2.34। यस सर। Calculate the energy required for the process helium plus to helium plus 2 plus electron। Ionization energy for hydrogen is this is basically ground state energy of hydrogen
2.18 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। देखो यहाँ पर ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, यस सर। तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है। दिस विल बी E infinity माइनस E1। E infinity कितना होगा? 0। और हीलियम प्लस का एनर्जी आपको निकालना है, तो 2.18 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्र बाय एन स्क्र आप लेते हैं ना सर? यस सर। बताइए। सर EN इन्फिनिटी से कैसे माइनस निकल क्यों किया? जी? इन्फिनिटी से माइनस क्यों किया? किसको माइनस किया? सर आपने उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को इन्फिनिटी से यार माइनस EN का क्या फार्मूला है? माइनस 2.18 10⁻⁻18 यस सर। जेड स्क्र बाय एन स्क्र होता है ना फार्मूला। यस सर। तो माइनस माइनस साइन तो आएगा ही ना यहाँ पे, तभी तो एनर्जी पॉजिटिव आएगा। जेड स्क्र कितना हो गया? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8.72 10⁻⁻18 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नहीं समझ आया? नहीं। आपको हाइड्रोजन के लिए दिया है ना आयनाइजेशन एनर्जी। यस सर। अब हाइड्रोजन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी विल बी E infinity माइनस E1। यस सर। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया है 2.18 10⁻⁻18। 0 माइनस E1 हो गया ना आपका, तो E1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर जो वैल्यू दे रखी है उसी को माइनस 2.18 10⁻⁻18 नहीं हो जाएगा? ये माइनस साइन इधर लेफ्ट साइड में लगाओगे ना बच्चे। यस सर। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आपका क्या वैल्यू चेंज होती है? जेड स्क्वायर ही तो चेंज होती है। ये वाला फार्मूला लगेगा ना इस केस में। ओके सर। अभी समझ आया नहीं आया? यस सर हाँ। और बताइए। हाँ सर। सर 2.39 में सर मुझे आ तो गया निकालना सर, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की जो मतलब जो चार्ज होता है सर वो माइनस में ले रखा है। मतलब उससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस में ले रखा था, जो 2.3 के थे सर 2.39 में उस माइनस में ले रखा था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। वो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज आप 1.282 इंटू 10⁻⁻18 ले लो। एब्सोल्यूट चार्ज जो लोगे वो माइनस की जगह प्लस कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपने। और 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना है, कर लोगे? सर लेकिन माइनस में दे रखा है क्वेश्चन में तो। यार ये आपके पास नेगेटिव चार्ज का मतलब साइन नेगेटिव है ना। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना होता है? या तो दोनों को आप एब्सोल्यूट चार्ज लो या दोनों को नेगेटिव चार्ज लो। ये नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल आउट, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। समझ गए? सर पर इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 2.3 है उसमें प्लस में ले रखी थी इसकी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो वो क्यों? वो बेटा a certain particle carries this much of static electric charge। अब पॉजिटिव चार्ज भी जो हो सकता है ना। सर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। बेटा मतलब एक ही है, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। स्टैटिक चार्ज आप एक यूनिट चार्ज को आप मान लीजिए
1 यूनिट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नो सर। वो नेगेटिव को आप एब्सोल्यूट चार्ज ले लोगे, उसकी सिर्फ वैल्यू लोगे, न्यूमेरिक वैल्यू, तब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इसी से। डोंट गेट ओके सर। कंफ्यूज, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेगेटिव सिंपली नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, बस यही मतलब है। ओके सर। सर तो 2.38 में मैग्नीट्यूड लिया था। वहाँ मैग्नीट्यूड दिया है, यहाँ पे चार्ज का साइन भी दिया है उसमें। अच्छा ठीक है सर, आगे सर। आगे और कोई क्वेश्चन? नहीं सर, और कोई नहीं। किसी और को कोई डाउट हो प्रीवियस चैप्टर में? उमिता, विजया, कुशाग्र ने तो पूछ ली है अपने, आर्यन, नहीं सर। सात्विक। सर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि किसी भी उसका एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? जी स्पीकर बेटा बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मैं बोल रहा था कि मुझे किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये पूछना था। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कंफ्यूजन है। यस सर। तो उस दिन एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। अच्छा लेट्स से मैं आपको कोई भी एलिमेंट देता हूँ, एक्स दिया मैंने आपको, 37 एटॉमिक नंबर दिया, ठीक है? आपको ऑर्डर याद है या नहीं है सर? ये ऑर्डर याद है या नहीं है? यस सर। तो आपको 37 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। पी कैन हैव 6, डी कैन हैव 10, एफ कैन हैव 14, यस और नो? यस सर। तो अब आपको अगर 37 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, आप इंक्रीजिंग एनर्जी में बढ़ते जाइए। एस में कितने आएंगे? पहले 2 आएंगे ना? यस सर। 2s2, 2p, 6, 3s, बोलो। विजया कितने इलेक्ट्रॉन 3s में? सर 8। 3 या 2? एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आते हैं? सर 2। फिर 3 कैसे हो गए? यस सर। अच्छा 3p में कितने लिखेंगे? सर 6। 6। 6, 4s, सर 2। कितने हो गए थे यहाँ तक देखो? 2 4 6 2 4 10 12 18, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ। अब आपके पास p में कितने आएंगे? सर 6। अब 5s में? थर्टी सिक्स हो गए ना यहाँ तक यार? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन बचा, किस में जाएगा? 5s में। अब मान लो आपको कहा जाए सर फ्लोरीन है 9, कैन यू राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन?
यस सर। लिखो सात्विक। एक सेकंड सर। 1s2 2s2 2s2 सर 2p5 जी सर हो गया। हो गया। 1s2 2s2 2p5। अब इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पूछा जाए अगर, ये तो आपने 2s2 लिखा 2p5, राइट सर। यस सर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? सर 1। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। अगर मैं आपको कहता हूं F माइनस का लिखो तो कितना हो जाएगा? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। और तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 2p6 लग देंगे। 2p5 की जगह क्या हो जाएगा? 2p6 हो जाएगा। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? सर एक भी नहीं। 0 हो गया। पोटेशियम इज 19, कैन यू राइट इट्स कॉन्फ़िगरेशन? Yes. और क्रोमियम विच इज 24। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ दोनों केस में। 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6। 3p के बाद किसका फिलिंग होगा? 4s। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सर एक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने Unpaired हुए? एक ही हुआ। एक ही हुआ ना। अब क्रोमियम में 3p6 तक तो सेम ही रहेगा। फिर 4s 4s2 3d4 होना चाहिए, बट एक्चुअल में ये मैंने बताया था आपको 4s1 3d5 होगा। Yes. Rather we shall write it as 3d5 4s1। सर जी सर पर ऐसा होता क्या है? बेटा एक चीज आप बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ शेल ना। यस सर। अगर आप कहें कि सर 3d बाद में आएगा 4s पहले आएगा, इज इट पॉसिबल? नहीं सर मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मतलब क्रोमियम में ऐसा क्यों होता है? यार जी इसका सर। रीजन बताया था मैंने। हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड स्टेबल होते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज एनर्जी है, दोनों रीजन समझाए तो थे। समझाए थे नहीं समझाए थे हुमिता? सर समझाए थे। तो पढ़ते नहीं हो फिर नोट्स को? मैं पढ़ता हूँ लेकिन सर लिखा नहीं हूँ। नोट्स तक मैं आपको डेली शेयर कर रहा हूँ हर क्लास के बाद, उसके बाद भी आप नहीं लिखते यार, तो फिर गलत है ना यार। और एक चीज मैं आपको बता दूं सर, जितना मैं आपको करा रहा हूँ, जो कुछ भी करा रहा हूँ, उसके बियॉन्ड ना आपसे कुछ पूछा जाएगा ना उसके बियॉन्ड कुछ आता है। आप ये कह सकते हैं एक्सक्यूज कि सर आपने तो कराया था मैंने नहीं किया था, ऐसा आप कह सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये चीज नहीं कराई थी। आई विल नॉट लीव ए सिंगल थिंग अनडन इन द क्लास। कोई भी एक सिंगल चीज भी आपको ये नहीं छूटेगी सर क्लास में, इतना मैं आपको बता देता हूँ। सो मेक इट कि सर जो आपको क्लास में काम करा रहा हूँ उसको आप पढ़िए, सेम डे रिवाइज करिए। अगर सेम डे टाइम नहीं मिला फॉर वट एवर रीजन, नेक्स्ट डे जरूर पढ़िए उसको। मेक इट ए पॉइंट सर, अदरवाइज सर फिर 3 दिन 4 दिन के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। क्लास में कैसे बताया था, क्या बताया था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने डिस्कस किया था, सब चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और कुछ डाउट किसी को, कोई पूछना है? नो सर। सिद्धांत, एनी डाउट? हाँ सर, एक चीज पूछनी बोलो 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 सर। सर, डी सब शेल में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? डी सबशेल में अभी क्रोमियम का मैंने एग्जांपल लिया। डी सर ग्रुप में नंबर। ग्रुप नंबर ही तो बता रहा हूँ सर। पीरियड तो आपने बता ही दिया, फोर्थ पीरियड होगा। यस ब्लॉक सर। डी होगा। डी और एस के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने हो गए, अच्छे। तो ग्रुप 6 होगा बस। अच्छा ठीक। अगर मान लो मैं आपको कहता हूँ कॉपर एस 3d10 4s1, अब इसमें ग्रुप नंबर बता सकते हो सर? सर 11 सर, तो एस वाला ही मतलब ऐड कर देंगे हम डी में। बिल्कुल सर, डी में जितने इलेक्ट्रॉन है एस के इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दो, यू विल गेट द ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं? सर वो तो 3 लिखना है। हाँ, हमेशा 3 लिखना है उसमें। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। आपको सर एक चीज मुझे बतानी है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है सर इनका। एस ब्लॉक का क्या होता है सर? सर 2 तक होता है। जनरल मींस एन की टर्म में बताओ। NS -2। 1 से 2। ये अल्कली मेटल हुआ सर। और दूसरा Yes. अल्कली अर्थ में। NS2 इज अल्केलाइन अर्थ मेटल। How to learn these elements? Do you know? सर आपने एक बार एक्रोनिम बताया था। जी, आपको याद है कैसे बताया था? क्या लिखा मैंने? लीना की रब से फरियाद। जी, याद हो जाएगा ऐसे? यस सर। रटेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा हिंदी सर। हैं जी? सर मतलब हिंदी। सर कुछ नहीं, सर कुछ। है कुछ नहीं यार, तू जैसे मर्जी याद कर, मुझे मतलब है एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करना है। ओके सर। ठीक है? यस सर। ऐसा इसलिए मैंने लिखवाया कि आपको एलिमेंट्स तो याद होंगे, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओके सर। बेरियम और रेडियम। ये आपका सर बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। सर ये आपने सारे ब्लॉक्स के बनाए हुए हैं? बिल्कुल सर। ओके। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों लिख लिए आपने? सर एक मिनट।
देखो एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हो। लिथियम 3 है, 8 ऐड कर दो 11, 8 ऐड किया 19, 18 ऐड करो 37, फिर 18 ऐड करो। सीजियम आपका 8 8 18 ऐड किया कितना आएगा सर? 55 आएगा ना। और फिर 32 ऐड होगा लास्ट में, कितना हो जाएगा ये? 87। 87। और यहाँ पर आपका उसी तरह से ऐड कर दो एक एक। जो आपका ये 6 पीरियड है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब 6 पीरियड में आपके पास एफ ब्लॉक आ जाता है या नहीं आ जाता सर? 4F। आ जाता है। जी सर, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि यहाँ पर एफ ब्लॉक का मतलब 32 एलिमेंट्स आर देयर। इरेज कर दो सर। यस सर। General characteristics of S block. Configuration I have already told you. First is these are highly electropositive. क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव का? Metals होते हैं more बहुत willing to अच्छे। give away electrons. They gave away electrons easily, मतलब highly metallic character. Second point is oxidation state. +1 और +2। +1 किसके लिए होता है? पहले ग्रुप के लिए ग्रुप 1 के लिए, और ग्रुप 2 के लिए इट इज +2। +2। Strong reducing agent. In fact, lithium is strongest reducing agent. Yes. Next important point is mainly form ionic compound. Except lithium. लिथियम के कंपाउंड्स कुछ आयनिक के बजाय कोवलेंट होते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोवलेंट है। तो लिथियम के कंपाउंड्स ज्यादातर कोवलेंट होते हैं। सर जी सर, पर हाइड्रोजन भी तो एस ब्लॉक का पार्ट है। हाइड्रोजन बेटा इट्स नॉट प्लेस्ड विद एस ब्लॉक। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में टॉप में लिखा होगा अलग से। सर तो वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। वो आपका एक्चुअली क्या है सर, जिसे कहते हैं ना एस ब्लॉक से रिजेंबल करता है, ना हेलोजन से रिजेंबल करता है। कुछ तो दोनों की प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक थोड़ी से थोड़ी रिजेंबल properties करती है, कुछ हेलोजन से। तो दोनों से ही रिजेंबलेंस भी करता है, रिजेंबलेंस नहीं भी करता। इसलिए उसको ना एस के साथ रखते हैं ना हेलोजन के साथ रखते हैं। भाई अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s1 है, आप कहेंगे सर अल्कली मेटल में भी तो NS1 है। चलो ठीक है सर, बट
आपका जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस में NH2NP5 होता है, नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ भी आपके पास अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले लेता नोबल गैस का। यस तो वो भी रिजेंबल करता है सर। दूसरी बात, हाइड्रोजन आयनिक कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट बनाता है? सर, कोवलेंट। मेटल्स बाकी जो एस ब्लॉक के हैं सारे ही कोवलेंट आयनिक कंपाउंड बनाती हैं, एक्सेप्ट फॉर लिथियम। लिथियम में भी कुछ कंपाउंड कोवलेंट होते हैं। H+ बनाता है क्या इजीली? बताइए। हाइड्रोजन से H+ बन जाता है इजीली? शायद। नहीं सर, एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज। इसको हम हाइड्रोजन में ही डिस्कस करेंगे। व्हाई इट्स गिवन ए यूनिक पोजीशन। अल्कली Okay. मेटल में नहीं लेते सर, मेटल ही नहीं है, नॉन मेटल है वो तो पहली बात। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सर? Yes, sir. हाइड्रोक्साइड्स विच आर मोस्टली Basic in nature. स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एक्सेप्शन तो सर हर एक ग्रुप में होती है, और जनरली जो फर्स्ट मेंबर है किसी भी ग्रुप का, एस ब्लॉक में फर्स्ट मेंबर कौन सा है? Lithium. सेकेंड ग्रुप में Beryllium. बेरिलियम। अब बेरिलियम के ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड भी दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। यू नो व्हाट इज Yes, एम्फोटेरिक? sir. Acidic और basic दोनों. which show acidic as well as basic medium, acidic as well as basic behavior. अब सर पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, NH2NP सर 106। 1 to 6। यस सर। मतलब यहाँ पर पी ब्लॉक का फीलिंग है। और पी ब्लॉक में अगर आप देखें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ हीलियम भी आता है सर आपके पास। क्या बना सर? ये बाल गया इन थाली। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। दिस इज नरेंद्र प्रसाद,
आंसू सदाबहार, उससे टेपू, इसका सर मुझे इस टाइम स्किप कर रहा है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो नाम मिलते हैं तो ये तो वैसे ही लर्न हो जाते हैं सर। आयोडीन के बाद क्या लिखा है? एस्टाटीन होता है, रेडियो एक्टिव है ये सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। एस्टाटीन, रेडॉन, पोलोनियम, नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर्स आप याद रखिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86। क्योंकि अगर आपको मान लो 87 लिखना है, 88 लिखना है, तो यू कैन मेक इट आउट कि सर ये आपका कौन सा पीरियड है, 6 पीरियड है। तो इससे नेक्स्ट जो भी आएगा आपने क्या करना है सर, 6s टू 6 पे 6 हो गया इसका। यस इसके बाद 7s, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p, ये सीक्वेंस हो जाएगी आपकी। तो अगर हायर एटॉमिक नंबर वाले आपसे पूछे जाए उनमें ये बनता है सर ऑर्डर। चलिए सर, पी ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। देखिए सर, आपके पास जो पी ब्लॉक है इसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। जी, जानते हैं आप कैसे? यस सर। एक आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल आप ध्यान से देखेंगे ऐसे जिगजैग बना रहता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यस सर। है ना, और फिर आपके पास इधर टेलुरियम आ जाता है। सर उसके इधर उधर मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं और वो मेटल जी हाँ, तो आपके पास सर यहाँ पर जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये नॉन मेटल हुए और ये आपके पास मेटलॉइड हो जाते हैं। सर बोरॉन भी होगा ना? बोरॉन नॉन मेटल में आता है सर, मेटलॉइड तो नहीं होता। सर 10th में तो हमने मेटलॉइड करा था। इलेवेंथ में आके नॉन मेटल हो जाएगा क्या? सर वही तभी कह रहा था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सर जी बोलो। सर नोबल गैसेस 6 होती कि 7? नोबल गैसेस सर आपके पास हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आपका रेडियो एक्टिव है तो उस हिसाब से काउंट करोगे तो 5 ही हो जाएंगी। रेडॉन इज ए नोबल गैस तो नहीं होती सर रेडॉन। जी सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है ये बोरॉन भी, ठीक है, बट ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी नॉन मेटालिक ही होती है सर।
बोरॉन की प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे, उनमें नॉन मेटालिक ही बताते हैं। ओके सर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आपके पास आर्सेनिक, एंटीमनी, देन टेलुरियम, पोलोनियम, ये दिया हुआ है आपका सर। यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम। ये आपके पास बॉर्डर लाइन है। बाकी के एलिमेंट्स आपने इनसे ऊपर क्या बनेंगे सर? सर क्या? जो मैंने ये मार्क किए सर, ये मेटलॉइड्स हैं बेसिकली। यस सर। ठीक है, यस। अब इसके नीचे जो आ रहे हैं एलिमेंट्स, ये सब कैसे होंगे? मेटालिक हो गया। और इनसे बाद में जो एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, नॉन मेटालिक। ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब इसी ग्रुप में आते हैं। एस ब्लॉक तो आपके पास मेटल्स है, डी ब्लॉक में भी सारे एलिमेंट्स मेटालिक होते हैं, पी ब्लॉक ही है जिसमें नॉन मेटल्स हैं। ऑल द नॉन मेटल्स बिलोंग्स टू विच ब्लॉक? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक होंगी। तो यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने पहले ही बता दिया सर। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? सर पी ब्लॉक वाले मतलब एस ब्लॉक वाले पी ब्लॉक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। they are good oxidizing agent, they have variable oxidation state। अगर मैं नाइट्रोजन या सल्फर की बात करता हूँ, सल्फर सर आपके पास SO2 भी बना रहा है, SO3 भी बना रहा है, और H2S भी बना रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या है यहाँ पर? सर इसमें 2 हो गए -2, दिस इज +4, दिस इज +6। और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं सर, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से +5, ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इट एग्जिस्ट। यस सर। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। थर्ड इज मेनली फॉर्म आयनिक या कोवलेंट? कोवल। मेनली दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। All the metals, non-metals and metalloids belongs to this group. और कुछ सर आपको याद हो? D block, their general configuration is N-1, D 1 to 10, NS 0 to 2। कुछ बुक्स में सर इसको NS 1 to 2 लिखा है, बट आप ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल में पैलेडियम एक एलिमेंट होगा, निकल, प्लेटिनम, फिर पैलेडियम। पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है। You have NCERT with you? No. निकल, पैलेडियम, फिर प्लेटिनम है सर।
इसमें आप देखिएगा आपके पास S में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से देखना आप एनसीईआरटी। सर 0 है तो लिखा ही क्यों हुआ है? वो तो बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड जो होता है और जो एक्चुअल है वो दोनों डिफर करते हैं ना इसमें। ओके सर, ओके, यस एक ही एक्सेप्शन है जिसमें 0 है। ओके। अब यहाँ पर सर आपके पास ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स। इनमें सर एक चीज आपको बता दूं, जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप 12, इसमें आपके पास बनता है जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। बाय डेफिनेशन these are not considered as transition elements. Do you know the reason for this? देखिए, as per definition, D block elements have partially filled D subshell in their ground state or in their common oxidation state. ये आप बेशक लिखना चाहें लिख दीजिए। D block elements have, या transition elements partially filled D subshell in ground state और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो आपके पास जिंक, कैडमियम, मर्करी, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन होगा N-1D10NS2। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है, तो +2 का मतलब तो D क्या हो गया आपके पास, कंप्लीटली फिल्ड। यस D इज कंप्लीटली फिल्ड, और कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते। बट अगर आप कॉपर की बात करें, कॉपर जिंक से पहले आता है, 29 है, आप कहेंगे सर 3D10 4S1, यहाँ भी तो D कंप्लीट है। लेकिन कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन क्या होता है कॉपर का, कॉपर +2 होता है ना बच्चे। यस और कॉपर +2 का मतलब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, इलेक्ट्रॉन S से एक चला गया, एक D से चला गया, 3D9, तो इज इट नॉट पार्शियली फिल्ड। यस सर तो इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पर सर ऑल आर मेटल्स हियर with high melting point, boiling point, except यहाँ पे सर ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं। मर्करी, यू नो मर्करी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मर्करी इज लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड। लिक्विड थर्मामीटर्स में यूज करते हैं सर आप इसको। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, सारे कंप्लीटली फिल्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए मेटालिक बॉन्ड वीक होता है। दूसरी बात सर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज का ही एग्जांपल हो, +2 से +7। आयरन आप लीजिए, आयरन का क्या होता है, Fe+2 Fe3+, देन इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस आपका एक पूरा चैप्टर है 12th में, जैसे CuNH3 4+2,
अब यहाँ पर कॉपर अमोनिया में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये आप 12th में पढ़ेंगे सर। यस शो कैटालिटिक बिहेवियर, कोऑर्डिनेट वैसे शायद हमने पहले डिस्कस किया था नहीं? सर किया हुआ है। हाँ, तो ये अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड डोनेट करता है कॉपर आयन को। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। यस शो कैटालिटिक बिहेवियर, आपका कई सारे कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में आप क्या यूज करते हैं कैटलिस्ट? सर जिंक का करते हैं कोई? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स या वेजिटेबल ऑयल, वी यूज निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम एज कैटलिस्ट। करते हैं नहीं करते सर? सर ये याद नहीं थी। कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ लेंगे सर इसको। और इनके अलावा सर आपके पास मेनली तो यही होंगी सर। दे फॉर्म एलॉयज। कंपाउंड सर कुछ नहीं। कंपाउंड्स ऑफ मेटल है सर, तो आयनिक कंपाउंड होते हैं ज़्यादातर। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ज़्यादातर तो आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। सर कैटालिटिक का मतलब बता दो तो फिर से। कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे सर। विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन दे इंक्रीज द रिएक्शन रेट। ओके सर। भाई आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं क्या? हाँ सर। नहीं करते ना। You need catalyst, then only this reaction takes place. Next is F block elements. What is their configuration? General n minus 2 F, 1 to 14, n minus 1 D, 1 to 2, NS 2. यहाँ पे F में फिलिंग होती है सर। So there are 14 elements in each row. दो हैं सर आपके पास लेंथेनॉइड्स। जनरल हम इनको सबको Ln से रिप्रेजेंट करते हैं, 4F सीरीज बोलते हैं इसको। और सेकेंड इज एक्टिनॉइड्स, AC, these are 5F सीरीज। लेंथेनॉइड्स में मेनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सर, वाइट मेटल्स होती हैं ये। और एक्टिनॉइड्स में हमारे पास है सर, लेंथेनॉइड्स तो होता है आपका सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम तक, विच इज 71। और ये होता है थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक। These are 4F series and 5F series. Actinoids have variable oxidation state, especially first few elements, and mostly elements are radioactive. अब देखिएगा थोरियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, ये सब इसी सीरीज में आते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है मोस्टली। तो ये आपके सर 4 ब्लॉक्स, उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। आल्दो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना नहीं फ्रिक्वेंटली पूछा जाता। जनरली कन्फिग्रेशन ही पूछते हैं या 2-3 पॉइंट्स आपसे पूछा जाए, तो आपको मैंने बता दिया सबके बारे में। Now we shall discuss about periodic properties.
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सर अपने पास एटॉमिक साइज वी हैव, then we have ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, and lastly metallic non-metallic character. रिएक्टिविटी एंड ऑल वो इसी से रिलेटेड आ जाती है सर। तो बेसिकली हमें सर इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करना है, जैसे अलोंग ए पीरियड या डाउन द ग्रुप साइज कैसे वेरी करता है, हाउ डू वी एक्सप्रेस एटॉमिक साइज एज, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक साइज को। सबसे इम्पॉर्टेंट सर यहाँ पर एटॉमिक साइज है, बिकॉज बाकी की प्रॉपर्टीज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम इसी से रिलेट करते हैं। Advait, are you getting it? एक बार बैक साइड दिखाओ। जी सर। विजया समझ आ रहा है बच्चे? Yes, sir. मुमिता? Yes, sir. आर्यन? Yes, sir. सारांश? Yes, sir. रोग अब एक चीज मुझे बताओ सर, आपके पास कोई भी एटम है, कैन वी फाइंड इट्स एटॉमिक साइज एग्जैक्टली? भाई आपने 10th में पढ़ा होगा, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, राइट? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। बट उसको सर हम साइज एक्सप्रेस कैसे करते हैं किसी भी एटम का? So my question is, can we find the exact size of an atom? सर अप्रॉक्सीमेट। हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन में भी सर कैसे हम? सर रेडियस निकाल लेंगे, फिर स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए, अर्लियर इट वाज बोर्स मॉडल, राइट? हम कहते थे सर कि शेल्स है, शेल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अरेंज है, राइट? Yes, sir. तो बट अगर मैं सर प्रेजेंट मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करूं, तो हम तो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं ना, एंड प्रोबेबिलिटी इज नेवर जीरो। प्रोबेबिलिटी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती सर। इवन इंफिनिटी में भी हम कहेंगे सर कुछ प्रोबेबिलिटी है, ऑल्दो इट इज वेरी लेस, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो इंफिनिटी में भी है। Yes, तो sir. अपने पास जो साइज है, साइज को हम सर अलग अलग वेज में एक्सप्रेस करते हैं, नॉट एग्जैक्ट साइज। हम कभी भी साइज हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। पहली बात तो एक सिंगल एटम को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, तो साइज कैसे निकालेंगे? एंड सेकेंडली, probability of finding electron
इज नेवर जीरो, कभी जीरो हो ही नहीं सकती सर, बिकॉज so we do not have well defined boundaries. बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है तो साइज कैसे निकालेंगे सर? सो अप्रॉक्सीमेट हम इसको सर एक्सप्रेस करते हैं एज कोवलेंट रेडियाई then second is van der Waal radii, third is metallic radii. सर जी सर आइसोलेटेड मतलब सिंगल, अच्छा सिंगल एटम. सर तो एटम कांट बी आइसोलेटेड मतलब Atom can't be isolated means do atoms exist independently? मतलब आपके पास एक सिंगल हाइड्रोजन एटम को आप अलग से निकाल सकते हैं? नहीं तो वही मतलब है इसका. भाई अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, 1 ग्राम हाइड्रोजन में भी कितने एटम्स होंगे? 1 मोल 1 मोल एटम्स आर देयर. और उनमें आप क्या एक एक एटम अलग अलग से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते सर? नॉट पॉसिबल. यस सर सो अगर आपके पास एक एटम, भाई आपको मान लो एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है या साइज निकालना है, रेडियस निकालना है, तो आपके पास स्फीयर होगा तभी तो आप साइज निकालोगे इसको. सर पर स्फीयर है तो नहीं नहीं, स्फीयर तो है, एटम क्या आपके पास हो सकता है क्या अलग से? नहीं नहीं हो सकता ना, तो उसका साइज कैसे हम निकालेंगे सर? सर पर हम H2 का साइज निकाल के ऐसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, कोवलेंट रेडियस क्या है, van der Waal रेडियस क्या है, मेटालिक रेडियस क्या है. यहाँ पर आपके मतलब पास रिलेटिव है ये सब. होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया आपने, होमो डायटोमिक का मतलब जैसे A2 या B2 मॉलिक्यूल लिया मैंने. सो कोवलेंट रेडियस जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है वही से इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two covalently bonded atoms. in a homoatomic molecule. भाई मान लो आपने क्लोरीन लिया, ये क्लोरीन के 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं सर. जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, मान लो d लिया आपने, तो कोवलेंट रेडियस को मैंने कैसे डिफाइन किया? क्या सर कोवलेंट रेडियस कितना हो जाएगा सर? हाफ ऑफ दैट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. यस सर रेडियस कोवलेंट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से d, इसका हाफ कर दीजिए. क्लोरीन में d है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 198 picometer. So what will be its covalent radius? बताइए. सर उसका हाफ हो जाएगा 99 99 पिकोमीटर हो जाएगा ना. यस सर यू नो पिकोमीटर कितना होता है? तो 10⁻⁻12 मीटर -12 होता है. गुड.
अब आता है सर वॉन डेर वाल रेडियस। आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं सर, नियरेस्ट मॉलिक्यूल हैं। जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो सर हम बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं इनको। Yes. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है। आप कहेंगे सर गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होता, बट गैस मॉलिक्यूल्स को भी तो आप लिक्विफाई कर सकते हो ना। Yes, sir. मींस सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर देयर। इसमें Yes. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके आगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो वॉन डेर वाल रेडियस जो है सबसे वीक फोर्सेस होती है। इसमें भी अलग अलग टाइप होती है, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन फोर्सेस। तो अलग अलग टाइप की फोर्सेस होती है। सिंपली ये जो नियरेस्ट मॉलिक्यूल है इनके बीच के एटम के डिस्टेंस को, न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर मैं हाफ कर दूं, इन दोनों में कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपल वॉन डेर वाल फोर्सेस है। तो इसके डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलेंगे? वॉन डेर वाल रेडियस। हाउ डू वी डिफाइन इट? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two non-bonded atom belonging to adjacent molecule held by वॉन डेर वाल फोर्सेस। जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल में नॉन बॉन्डेड एटम क्यों बोला? इनके बीच में कोई फॉर्मल बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है इनके बीच में, सिंपली वॉन डेर वाल फोर्सेस है। और जो इनका डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का, उसके हाफ को हम क्या बोलेंगे सर? वॉन डेर वाल रेडियस। ऑब्वियसली अगर मैं आपको कहता हूँ कि सर कोवलेंट रेडियस या वॉन डेर वाल रेडियस में कंपेयर करो, सो विच विल बी लार्जर? सर वैन डेर वाल। वॉन डेर वाल रेडियस इज लार्जर देन। सर पर हर एक केस में लार्ज होगा। बिल्कुल सर। सर अगर बहुत ज्यादा क्लोज है मतलब तो देखो molecule- आपने सर लेफ्ट से राइट पढ़ा होगा ना पीरियोडिक टेबल में कि लिथियम से लेकर सिर्फ फ्लोरीन तक साइज आपका डिक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन और नियॉन में कभी कंपेयर किया है आपने? नियॉन का साइज बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? छोटा। बट एक्चुअल में नियॉन का आर्गन का साइज बड़ा होता है फ्लोरीन से। Yes, sir. रीजन है कि यहाँ पर ये नोबल गैसेज हैं, कोई कंपाउंड तो बनाते ही नहीं है। तो इनमें हम मेजर क्या करते हैं? वॉन डेर वाल रेडियस मेजर करते हैं। अब वॉन डेर वाल रेडियस हमेशा कोवलेंट रेडियस से Well, बड़ा होता है। तो यहाँ पर सर ऑल्दो वी डोंट कंपेयर हैलोजेंस विद नोबल गैसेस, वो पूछना ही गलत है क्योंकि एक आप कोवलेंट रेडियस है, वो आपका वॉन डेर वाल रेडियस है। तो हमें तो एक ही चीज को कंपेयर कर सकते हैं ना सर। कहाँ गया आपका? इधर एक पेज गायब हो गया क्या? अच्छा बीच में मिस हो गया। इट इज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस because for two reasons. First is these are weak forces. सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होता है, फिर कोवलेंट होता है, फिर वॉन डेर वाल फोर्सेस आती है। These are weak forces of attraction and इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो क्या होगा सर? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम या ज्यादा? ज़्यादा होगा। सर ज्यादा। It is large. Second, covalent bond is formed by
overlapping of orbital. So internuclear distance is small. ये आप पढ़ेंगे सर आगे. हाइड्रोजन है 1s आपस में ओवरलैप कर रहा है. तो ये जब आपस में ऑर्बिटल ओवरलैप करा देंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा सर? स्मॉल. तो रेडियस कोवेलेंट क्या होगा वैन डर वाल के कंपैरिजन में? Small. It is smaller. सर पिछले स्लाइड दिखा दो. हाँ जी. सर सेकंड पॉइंट दोबारा बता सकते हो, मतलब समझा सकते हो? बेटा जब आपने ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया तो कुछ आपका ओवरलैप कर जाएगा. रीजन तो ये न्यूक्लियाई आपस में नजदीक नहीं हो जाएंगे. यस सर. और न्यूक्लियस नजदीक होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? काम. कम होगा ना. ओके सर. अब लास्ट आपका है सर मेटालिक रेडियस. इसके लिए सर आपको समझना होगा कि मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम फ्री मानते हैं, मतलब वो बाउंड नहीं होता. बाकी जो पार्ट बचा उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं. और ये पॉजिटिव आयन का अरेंजमेंट फिक्स होता है. अब ये जो पॉजिटिव आयन है या इनको हम कर्नल बोलते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा सर? On their wall. मेटालिक Sorry, रेडियस. metallic. Yes. It is half of the internuclear distance between two metal core which also are called as kernel in the crystal, metallic crystal. जनरली मेटल्स होंगे तो सर हम मेटालिक रेडियस लेंगे. नॉन मेटल्स हैं तो कोवेलेंट रेडियस लेंगे. और वैन डर वाल रेडियस तो नोबल गैसेस के केस में ही जनरली प्रेफर करते हैं. लेट्स से अगर मैं यहाँ पर सर कॉपर की बात करूँ, जो पॉजिटिव आयन है इसमें 256 पिकोमीटर है. सो व्हाट इज रेडियस मेटालिक हियर? इसका हाफ कर देंगे कितना आएगा सर? 128 people. जी. ये सर डिफरेंट वेज है टू एक्सप्रेस एटॉमिक रेडियाई. बाकी इनको हम सर साइज कैसे वेरी करता है डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. आई होप इतना समझ आ गया होगा सर सबको. Yes, sir. तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास, थर्सडे मिलते हैं. यस सर. Thank थैंक you, यू sir. सर. गुड नाइट. Good night. Thank you, sir. गुड नाइट.